कितने? 2 लाख। 5 लाख बोला था ना? 2 लाख का अचार डालूंगा मैं। भानु, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये 2 लाख का इंतजाम मैंने कैसे किया है मुझे ही पता। कान खोल के सुन ले, 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तुमको ना तेरे खिलाफ मैं पुलिस में केस करूंगा, धोखेधड़ी का, जेल में जाएगा, समझा? 5 लाख। भानु, भानु। बाबा, मेरी बात। एक प्रगतिशील समाज सोच के स्तर पर हमेशा परिवर्तनशील रहता है, जिसके भीतर अच्छी बुरी चीजों को लेकर विचार विमर्श चलता रहता है। लेकिन यह बात भी सच है कि आधुनिकता और दकियानूसी सोच किसी भी समाज के अंदर एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं। लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें, क्रांति हो, लेकिन यह क्रांति उन्हें अपने घर में नहीं चाहिए। वो आज भी सदियों पुराने उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस पर उनके बुजुर्ग चल रहे थे। किसी के सुख दुख से ज्यादा लोगों के लिए यह सोचना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और इन 4 अनजान लोगों को कुछ कहने से रोकने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अजीब आदमी है यार तू पृथ्वी। कल शादी है तेरी, 11 बज रहे हैं और तू ऑफिस में बैठा हुआ है। यार मेहता बिल्डर्स की मुंबई टाउनशिप का टेंडर भरने का आज आखिरी डे है। अब 11 बजे 12 काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। तू एक काम कर, मुझे कोटेशन मत, मैं भेज दूंगा तेरा टेंडर मेहता को। मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लियो, तेरी और स्वास्थ्य की शादी के लिए। ओके। प्लीज कम इन। जी सर। ये देख, मेहता की आईडी है, इसका पीडीएफ को तो टाइम पे सेंड। यस सर। अथर्वा सर को बोलो कि हम निकल रहे हैं। प्लीज आप खुद ही बोल दीजिए ना उनको। निकला यहाँ से। ऑफिस को फ्री की दारू पीने का अड्डा समझ रखा आप लोगों ने। क्यों गुस्सा कर रहा है पृथ्वी? तू तो नहीं पिला रहा ना, इसलिए मैं अपने दोस्तों को तेरी बैचलर पार्टी दे रहा था। ऐसे ऑफिस में दारू पीकर। दादा, बाबा का नाम खराब कर रहे हैं आप। अरे वाह, आज तक काका के नाम का ख्याल नहीं था तुझे, आज जब शादी हो रही है तो नाम खराब होने का ख्याल आ रहा है। हाँ स्वास्तिका, अभी तक शादी भी नहीं हुई हमारी और आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो मुझे। इतना क्या बिजी थे? जरा भी याद नहीं आई मेरी पूरा दिन, एक भी कॉल नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या ना, ऑफिस में काफी काम था मुझे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? और अगर काम था भी तो अथर्व दादा कर लेते, नवाब कर लेता। पीने देना यार। स्वास्तिका, काफी लेट हो गया है, ऐसा करो तुम सो जाओ, वरना कल मंडप में अगर दुल्हन थकी हुई लगेगी तो लोग बातें करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ ने कहा था तुम्हें देने के लिए। अच्छा, मैं नहीं कहती तो आप नहीं लाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर लेकर आता। शोरूम में तो बिल्कुल फीकी लग रही थी, लेकिन तुम्हारी उंगली में बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ नवाब बोल। तेरे वेडिंग गिफ्ट का अप्रूवल आ गया है। बस एक प्रॉब्लम है यार, गिफ्ट लेने मुंबई जाना पड़ेगा। अरे मेहता मिलना चाहता है हम लोगों से। मैं आता हूं। चल ठीक है।
पृथ्वी, तू अगर 4-5 दिन बाद चला जाता तो क्या हो जाता बेटा? माँ जाना जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ। इस फाइल में प्रोजेक्ट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? मेहता साहब को कहना चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका प्रोजेक्ट सेफ हैंड्स में है। ये ले। सुनिए, ये शादी के अगले दिन जा रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहते कि ऐसा क्या करते, जाओ दे, काम है कैसे? माँ मेरा जाना जरूरी है। मेहता साहब चाहते हैं कि लैंड सर्वे से लेकर गवर्नमेंट अप्रूवल तक इस सारे प्रोसेस में फैमिली का कोई ना कोई इंसान इन्वॉल्व रहे। देख दादा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता क्या? हाँ पृथ्वी, ठीक है, अगर तू बोलता है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ बेटा, अथर्व भी तो जा सकता है, वो भी तो अपनी फैमिली है। हाँ सही बात है। तो स्वस्तिका को लेके घूमने शूमने जाना है, एंजॉय कर रही। यहाँ अथर्व है ना, सब कुछ संभाल लेगा, डोंट वरी। नहीं काका, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और बहुत जरा जरूरी भी है। मैं ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। तू निकल, लेट हो जाएगा। हाँ बाबा, आई मैं निकलता हूँ। सुखी रह। ठीक है बाबा। हाँ काका बाय। काजी के बाय। अपना ध्यान रखना। क्या बोला शिंदे? गवर्नमेंट ने नेक्स्ट महीने से काम स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है। आई नो, मुझे पता था। राहुल, सबको ड्रिंक से। यस यस। आराम से। भैया भैया, उस गाड़ी के पीछे चलो। ए पृथ्वी, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? स्वास्तिका फोन। सर ये मेरा दोस्त पृथ्वी देशमुख, बिल्डर गजानन देशमुख का बेटा। गजानन देशमुख, वो पुणे वाले बिल्डर? हाँ सर वही। सर आज सुबह पृथ्वी की वाइफ स्वस्तिका का फोन आया था मेरे पास कि उसने इसे फोन किया होगा, इसने फोन नहीं उठाया होगा, तो उसने मुझे फोन किया सर। मैं यहाँ आया तो सर ये देखिए, शायद किसी चाकू से मारा। क्या हुआ था कल रात यहाँ? ये आदमी मर गया है, तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ है, हाथापाई हुई थी क्या तुम दोनों के बीच में यहाँ पे? सर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था सर। कहाँ पे हुआ था? सर पिछले 2 महीने से मैं और पृथ्वी मेहता ग्रुप की जो पनवेल वाली टाउनशिप है ना सर, उसको डेवलप करने के लिए मुंबई में रह रहे थे। और सर कल ही गवर्नमेंट की परमिशन मिली हमें काम स्टार्ट करने के लिए। तो मैं और पृथ्वी वो 3 स्टार बार में चले गए सर दारू पीने के लिए, और वहां से वापस आ रहे थे तो सर MG रोड पे मुझे प्रेशर आया, तो सर मैं साइड में गाड़ी लगा के मैं बाथरूम करने चला गया। वहां से वापस आया, क्या कर रही है? कौन है तू? कौन है? गाड़ी अरे क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहा लड़की के साथ? हाँ क्यों मार रहा है इसको? तू क्या थानेदार है जो तेरे को बताऊंगा? अरे और शायद सर उन्हीं में से किसी ने इसको चाकू मार दिया होगा सर। उस लड़की को या लड़कों को जानते हो तुम? नहीं सर। उनकी बाइक का नंबर याद है? कुछ नहीं याद सर। MG रोड पे इतने सारे हॉस्पिटल है, इसको वहां भर्ती क्यों नहीं करवाया? घर पे क्यों लेके आ गए? सर हम दोनों बहुत नशे में थे,
सर इतनी चोट लगी हमें एहसास तक नहीं हुआ। और सर पृथ्वी को चाकू लगाया तो पृथ्वी को नहीं पता ये बात, सर मुझे कैसे पता होगी? हम दोनों तो आए और अपने अपने रूम्स में सो गए, और फिर जब मैं सुबह सुबह आया तो मुझे इस हालत में मिला सर। वो गाड़ी का है जिसमें तुम आए? ये ब्लड तो नवाब की स्टोरी से मैच कर रहा है सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नवाब ही इस स्टोरी का गवाह है। पता कैसे चलेगा कि सच बोल रहा है या झूठ? तृप्ति, घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो नवाब और पृथ्वी कब घर आए थे और किस हाल में आए थे। चलो चल के देखते हैं नवाब की कहानी में कितनी सच्चाई है। शिरके, ये जगह तो काफी सुनसान है। अगर नवाब जो कहानी सुना रहा है उसमें सच्चाई है तो हो सकता है कि इस एरिया में कोई गैंग एक्टिव हो जो लूटमार के लिए लोगों को टारगेट करता है। एरिया के हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और पूछताछ करो। ठीक है सर। एक मिनट। हाँ तृप्ति। सर घर की सीसीटीवी फुटेज में रात को 1:30 बजे कार एंटर होते हुए तो दिखाई दे रही है, मगर कैमरा में नवाब और पृथ्वी का उतरना कैप्चर नहीं हो पाया है। सर तृप्ति का कहना है कि घर के सीसीटीवी फुटेज में पृथ्वी और नवाब गाड़ी से उतरते हुए दिखे नहीं। सर अब पता लगाना काफी मुश्किल है कि उनके साथ कोई था या फिर वो दोनों अकेले थे। मुझे तो लग रहा है कि नवाब हमें मिलकर बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसके दोस्त को चाकू लग गया, उसकी मौत हो गई और इसे खबर भी नहीं हुई। पता करो पृथ्वी की मौत से नवाब को क्या फायदा है। और ये 3 स्टार बार में पता करो कि ये दोनों वाकई में वहां थे या नहीं थे। और ये मेहता ग्रुप के टाउनशिप के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था पृथ्वी को और उसी रात उसका मर्डर भी हो गया। प्रोफेशनल राइवलरी भी हो सकती है इस मर्डर के पीछे। ठीक है सर। गजानन जी, अगर मैं सही हूं तो शादी के अगले दिन ही पृथ्वी पुणे से मुंबई आ गया था और फिर वो वापस घर गया ही नहीं। हाँ सर, पृथ्वी बहुत बिजी था, इसीलिए नहीं आ पाया। स्वस्तिका जी, आप तो अपने पति से मिलने के लिए आई होंगी ना मुंबई? नहीं सर। आपके और आपके पति में रिलेशन कैसे? मतलब रिलेशन कैसे थे? आपसे प्यार करते थे? ये क्या बेहुदा सवाल है इंस्पेक्टर? बेहुदा नहीं है, बेहद जरूरी सवाल है। आप रहते हैं 150 किलोमीटर दूर और नई नई शादी होने के बावजूद न पृथ्वी अपनी पत्नी से मिलने पुणे गया और ना ही स्वस्तिका जी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए मुंबई आई। नवाब का कहना है कि कल रात क्राइम सीन पे एक लड़की थी। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का यहाँ पर किसी से कोई अफेयर तो नहीं था? सर पृथ्वी बहुत अच्छे थे, उनका किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। और रही बात घर आने की, उन्होंने मुझसे फोन पर खुद कहा था कि वो 3-4 दिन में घर आने वाले हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ फालतू सवाल पूछने में समय बर्बाद मत कीजिए। जाकर उस नवाब को पकड़िए, उसी ने मेरे बेटे को मारा है और ये कहानियां बना रहा है। देखिए, हमारा पहला डाउट तो नवाब पर ही है और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही। लेकिन आप लोग बताएं या ना बताएं, हम लोग इतना जान गए हैं कि आपके घर परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं था, और खास करके आपकी बहू और आपके बेटे के बीच। अब बिना बताए पुणे मत चले जाइएगा, हो सकता है आपसे दोबारा बात करनी। जिस थाली में खाया उसी ने छेद कर रहा है। कल आप पुलिस वालों की बातों में मत आइए। पृथ्वी भाई जैसा था मेरा, और आप खुद सोचिए मैं क्यों मारूंगा पृथ्वी को। अच्छा ये बता, पुलिस वाले कह रहे थे कि कल वहां पर एक लड़की थी, कौन थी वो लड़की? पता कौन थी वो लड़की? वही लड़की थी, वही। लेकिन मैंने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। देख, एक लड़का है तुझे देखने, उसके सामने मुंह खोली ना तो तू जानती है मैं कैसी हूँ। जानती है ना बेटे? थोड़ा सा हाथ है। वो भारी खड़ा है। अरे कपड़े तो अच्छे पहने तूने, अच्छी लग रही तू। चल थोड़ा आंसू मुझे पूछ ले, मैं उसे लेके आती।
सर, पृथ्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे किसी बड़े चाकू से स्टैब किया गया था और पृथ्वी की बॉडी में इतना अल्कोहल मिला है कि उसे अंदाजा ही नहीं लगा कि उसे स्टैब किया गया है और लगातार ब्लड लॉस की वजह से 4-5 घंटे में उसकी मौत हो गई सर, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। दुश्मनी का कोई एंगल? सर, मैंने फैमिली और बिजनेस की डिटेल्स निकलवाई है, लेकिन अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। सर, मैंने 3 स्टार बार में चेक किया है। पृथ्वी और नवाब रात के 12 बजे तक उसी बार में थे। पृथ्वी के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए हैं सर, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन पृथ्वी की वाइफ, उसके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। इसकी वाइफ पिछले 2 महीने से नवाब के टच में थी और इसकी वाइफ ने हमें झूठा बयान भी दिया था। 10 तारीख को उसने पृथ्वी को कॉल नहीं किया था, बल्कि नवाब को कॉल किया था। यानी डाउट हमें पृथ्वी पर था और अफेयर वाली खिचड़ी स्वस्तिका और नवाब के बीच पकड़ी। सर, ये हरिओम जोशी, इनके पास पृथ्वी मर्डर केस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। बताओ, क्या बताना? सब पृथ्वी काम में बिजी रहते थे, इसलिए मेरा फोन नहीं उठाते थे और नवाब उनके साथ ही काम करता था, तो इसलिए मैं नवाब के फोन में फोन करती थी पृथ्वी से बात करने के लिए। सर, 11 तारीख को स्वास्तिका ने पहले पृथ्वी को फोन किया था और जब पृथ्वी ने फोन नहीं उठाया तो उसने फिर मुझे फोन किया। सर, मैंने तो बात तक नहीं की उससे, मैंने सीधा पृथ्वी को फोन पकड़ा दिया। यार पृथ्वी, 2 मिनट लगते हैं फोन उठाने में। तू स्वास्तिका का फोन नहीं उठाता और मुझे फोन करती। बात कर, अरे बात कर यार। घर आने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे पति ने शादी के 2 महीने में तुम्हें फोन करना बंद कर दिया था। चल क्या रहा था तुम दोनों के बीच में? वो मैं बताता हूँ। पृथ्वी ने तुमसे शादी तो की, लेकिन तुम्हें वक्त नहीं दिया। तुम्हें वक्त दिया नवाब ने। अब पृथ्वी ठहरा इतने बड़े खानदान का लड़का, उसकी जायदाद को तुम इस तरह तो छोड़ नहीं सकती। तो तुमने नवाब के साथ मिलकर पृथ्वी को रास्ते से हटा दिया। अब पृथ्वी की विडो होने के कारण उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो गई और साथ ही साथ नवाब का प्यार भी मिल गया। उस रात तेरे पे और पृथ्वी पे हमला हुआ था, ये तो सच है। सबूत मिला है हमको। एक आदमी की बाइक पंक्चर हो गई थी, वहां खड़ा हुआ था, उसने एक वीडियो बनाई है। यही तो है सर, मैंने बोला था ना आपको, यही लोग हैं, इन्होंने मारा है सर पृथ्वी को। पूरी देख तो लो, फिर बताना। नाथ भाग, नाथ भाग। नाज कौन है? वही लड़की? मुझे क्या पता सर कौन है नाज, पर मैंने आप लोगों से कहा था ना सर कि वो लड़के आए थे, मारपीट हुई थी। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे, देख लो सर। इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। जिसने ये वीडियो बनाई ना, उसने एक और वीडियो बनाई। जब 10 मिनट बाद तुम वापस आए, क्या ये क्या क्या है सर? क्या क्या कहा था तुमने? पृथ्वी को गाड़ी में लेके तुम घर पहुंचे थे। सर देखिए, ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी आपको, लेकिन सर इतना ज्यादा नशा हो रखा था कि मुझे याद भी नहीं था कि मैं और पृथ्वी उन लड़कों से बच के भागे वहां से। और सर जब मैं वापस आया ना, तो पृथ्वी वहां था ही नहीं। फिर मैं पृथ्वी को ढूंढता हुआ आगे निकल गया, तो सर पृथ्वी आगे रोड पे पड़ा हुआ मिला था मुझे। पृथ्वी, ठीक है, चल चल चल, सही है दिमाग। नवाब, पहले तूने कोई और ही कहानी सुनाई थी। सर वो वीडियो देख ली तो कहानी बदल दी। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार। सर देखिए, मैं सच कह रहा हूं सर मुझे नहीं पता था कि कोई वीडियो बना रहा है हमारा, और अगर मुझे पृथ्वी को मारना होता सर तो वही मार देता ना। इतना नाटक क्यों करता आप लोगों के सामने? सर मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नशे की वजह से याद भी नहीं था कि मैंने पृथ्वी को कहीं और से पिक किया है। सच बोल रहा हूं सर। तेरे पीछे गए हुए लड़के तुरंत गाड़ी के पास आए थे। हाँ। तुझे गाड़ी तक आने के लिए 10 मिनट लगा। 10 मिनट तक क्या कर रहा था? सर मैं बहुत डर गया था।
मैं वहीं छिपा हुआ था सर। मैंने सोचा था कि जब ये लड़के जाए तो वापस जाऊं। नहीं मारा सर, नहीं मारा है सर। इधर से ही पिक किया था सर पृथ्वी को मैंने। सर ब्लड है लेकिन सूख चुका है। बोला था सर। कर दे। सिर्फ फॉरेंसिक को बुलवा लो, देखो ये खून पृथ्वी के खून से मैच करता है क्या। सर आसपास काफी झाड़ियां हैं और वैसे भी ये नवाब हमले के वक्त 10 मिनट तक गायब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाब, वो तीनों लड़के और ये नाज ये आपस में मिली हो सकता है कि इनकी प्लानिंग पहले से ही हो गई। ये लोग पृथ्वी को यहाँ पर लाए, फिर ये नवाब झाड़ियों से निकल कर आया, पृथ्वी पर हमला किया और फिर चला गया और 10 मिनट के बाद दोबारा वापस आया। वो लड़की नाज भाग वो कहाँ है? इस वीडियो में लड़के उसका नाम चिल्ला रहे थे, वो कहाँ गई? सर कहीं भी जा सकती है, वैसे भी इन लोगों का काम तो हो ही गया था। हो सकता है कि यहाँ पर पहले से कोई लड़का हो जिसके साथ नाज निकल गई हो। नाज यही थी, अदरवाइज वो लड़की उसका नाम क्यों चिल्ला? नाज बस उस वीडियो के फ्रेम के बाहर थी। नाज भाग। तृप्ति को फैमिली से कुछ पता चला नाज के बारे में? नहीं सर, फैमिली का कहना है कि वो किसी नाज को नहीं जानते। इस सड़क से कनेक्टेड जितनी भी सड़कें सबका सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है सर। सर एक हाँ तृप्ति। सर वो बाइक ट्रेस हो गई है। सर मैं तो अपने रास्ते घर जा रहा था, देखा तो ये लोग मारपीट कर रहा था आदमी से, पूछा तो बोले लड़के को छेड़ रहा था, तो उस चक्कर में सर 1-2 हाथ मैंने ही मार दिया। बाकी सर ना तो मैं इनको जानता हूँ ना उस आदमी को। तो हम भी तो अपने रास्ते से जा रहे थे सर, देखा कि वो लड़का लड़के से मारपीट कर रहा है। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उसने झगड़ा कर लिया सर। उसने झगड़ा कर लिया तो तुमने चाकू मार दिया? नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं मारा सर। अपने रास्ते से जा रहा था ना, वो रास्ते में मेरी लड़की को कैसे जानते हो? कौन सी लड़की सर? नाटक कर रहा है, ये देख। भाग। अगर इसको जानता नहीं है तो भागने के लिए क्यों बोल रहा था? अरे सर हम तो नाज को भागने के लिए बोल रहे थे सर, उस लड़की को तो हम जानते भी नहीं है सर। वो लड़की नाज नहीं है। नहीं सर, हम उसे जानते भी नहीं है। तो नाज कौन है? बोल। सर नाज किन्नर है सर, किन्नर है। वो उस रास्ते पे धंधा करता है सर। हम दोनों तो उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे घूमते हैं सर। और 11 जनवरी की रात को हम लोग और वो नाज उधर ही थे सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो दोनों लड़के अपनी कार में वहां पर आए। उसमें से एक लड़का गाड़ी से उतरकर साइड में टॉयलेट करने चला गया। फिर वह एक रिक्शा आके रुकी। अरे क्या कर रहे हैं? इसका भाग। लेकिन तुम क्यों भागे? सब समाज सेवा थोड़ी कर रही थी। पुलिस का मामला हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। वो लड़की आई थी ऑटो में? हाँ, कार के पीछे पीछे ही आई थी। शिल्पी अपने पास 3 स्टार बार का सीसीटीवी फुटेज है ना? हाँ सर, यही लड़की थी। शिरके, इस ऑटो वाले को ढूंढो और उससे पता करो ये लड़की को कहां से बिठा के लाया था। सर इसी घर से उठाया था सब उस लड़की को। बाबा तोड़। ये लड़की क्या हुआ सर? ये मैं जानता हूं इसे, पूर्वी नाम है इसका। उस लड़की का भी मर्डर किया जा चुका था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पूर्वी की मौत का वक्त पृथ्वी के ऊपर हमला किए जाने के वक्त के आसपास ही था। पहली नजर में तो यही लग रहा था कि पूर्वी
पृथ्वी हत्याकांड की एकमात्र गवाह थी और उसका जिंदा रहना पृथ्वी का हत्यारा अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसे मार दिया गया। सवाल और भी कई थे। पृथ्वी और पूर्वी के बीच क्या संबंध था? पूर्वी उस रात पृथ्वी का पीछा क्यों कर रही थी? पृथ्वी का दोस्त नवाब पूर्वी को जानता था तो पुलिस से झूठ क्यों बोल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल था कि पृथ्वी के केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पूर्वी को पहले से ही जानते थे, मगर कैसे? सर, इस आदमी ने इसकी बेटी की शादी मुझसे झूठ बोल के करवा दी, लेकिन ये इसकी बेटी नहीं है। किसकी बेटी? बेटी इसकी है सर, लेकिन सर ये लड़की नहीं है। लड़की और लड़के का बीच का कुछ है, फीमेल है सर। क्या है? फीमेल सर। फीमेल मतलब? सर फीमेल मतलब ये दिखती लड़की जैसी है, लेकिन ये लड़की है नहीं। इसके प्राइवेट पार्ट्स लड़का और लड़की दोनों के। सर, ये 2 फोन्स मिले। लैब में भिजवा। यस सर। सर, ये अभय पटेल जी, इस बंगले के मालिक, इधर पास में ही रहते हैं। अभय पटेल जी, आपके घर में लड़की की लाश चल रही थी, आपको कुछ पता नहीं? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली मैं आज सुबह ही लौटा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में नासिक गया हुआ था मैं। और ये लड़की सर पूर्वी है, यही हमारे यहाँ रेंट पर रहती थी। इसे जानते हैं? जी सर, ये तो पृथ्वी है, इसीलिए 10 महीने पहले इस घर को किराए पर लिया था, इसी लड़की के लिए। आइए, ये रहा आपका घर और ये इसका रेंट एग्रीमेंट। पृथ्वी और पूर्वी के बीच क्या रिलेशन था? सर, पृथ्वी ने मुझे बताया था कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। मुझे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बस इतना ही पता है, बाकी आप पृथ्वी से पूछ लीजिए ना। पृथ्वी का फ्राइडे सैटरडे की नाइट को मर्डर हो चुका। फ्राइडे को मैं नासिक के लिए जब निकल रहा था तो 2 आदमी को पूर्वी के साथ बात करते हुए देखा था। आज समझाने आया हूँ, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो समझाने के और तरीके अपनाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, समझ गई? उन आदमियों को पहचानते हैं? एक्चुअली सर, मैंने उन दोनों को साइड से देखा था, उनका पूरा फेस नहीं देख पाया था मैं। पूर्वी का नंबर डायल करो। सर, ये तो पूर्वी का फोन है। ये दूसरा फोन किसका है? इस दूसरे नंबर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे पास तो पूर्वी का केवल एक ही नंबर था जो मेरे पास है। सर, शायद ये दूसरा फोन किलर का हो जो यहाँ पे छूट गया हो। तृप्ति, अभय की नासिक ट्रिप के बारे में पता करो, देखो ये वाकई नासिक गया था या झूठ बोल रहा है। और पूर्वी के नंबर के साथ साथ उस दूसरे नंबर की डिटेल्स भी निकलवाओ। शिरके, पुणे पुलिस से कांटेक्ट करके पूर्वी के फादर जयेश और हस्बैंड भानु को बुलवा लो। पृथ्वी और पूर्वी दोनों पुणे के थे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये वहीं से पता चलेगा। स्वास्थ्यका जी, मुझे आपसे एक पर्सनल बात पूछनी है। जी। शादी के बाद आप और आपके पति पृथ्वी एक ही रात साथ रह पाए थे और शादी की अगली सुबह पृथ्वी पुणे चले गए थे, तो क्या आप दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन बन पाया था? आप इससे घुमा फिरा के बातें क्यों पूछ रही है? आपको जो भी पूछना आप साफ साफ पूछिए। देखिए, असल बात यह है कि आपके पति पृथ्वी ने मुंबई में एक फीमेल लड़की पूर्वी के लिए फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था और हमें शक है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। क्या? पहले आप लोग लड़की से अफेयर के बारे में बात कर रहे थे और अब ये फीमेल वाली बकवास कर रहे हैं। प्लीज ये सब बकवास बातें उनके बारे में करना बंद कीजिए। बकवास नहीं कर रहे गजानन जी, वो लड़की भी पुणे की थी और उसका भी उसी रात मर्डर हुआ जिस रात पृथ्वी का मर्डर हुआ था। 2 गुंडों को देखा गया था उसे धमकाते हुए। तो उसका कोई अपना लगता होगा, ऐसी लड़की के साथ मेरे पृथ्वी का नाम क्यों जोड़ रहे हो? जोड़ना पड़ रहा है। पृथ्वी ने पूर्वी को रेंट पे घर दिलवाया था, अगर उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता तो घर क्यों दिलवाते वो उसको? इंस्पेक्टर साहब, पृथ्वी की इमेज खराब करने के बजाय आप उस कातिल को ढूंढिए। अगर आपसे नहीं होता है ना तो बता दीजिए, मैं नेताजी से कहकर यह केस ट्रांसफर करवा देता हूं क्राइम ब्रांच को। जी जी बताता हूँ। हाँ गजानन, वो मेहता के ऑफिस से फोन था, पूछ रहा था कि
उस प्रोजेक्ट का क्या करना है? मतलब अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या वो अथर्व होगा? मेहता को जाकर कह दो दिस प्रोजेक्ट इज ऑन, और कल से तुम ऑफिस जाओगे। ये प्रोजेक्ट अब तुम संभालोगे। होगा। सर मैं इस आदमी को नहीं जानता और ना ही पूर्वी के साथ मेरा 1 साल से कोई कांटेक्ट था। मेरा इन लोगों के साथ समझौता हो गया था 5 लाख रुपए में, तो इसलिए मैं इनके साथ भी कांटेक्ट में नहीं था। हाँ सर, 5 लाख रुपए देकर केस वापस तो लिया था, लेकिन समाज में बहुत बदनामी हो गई थी पूर्वी की। गांव वाले हंसते थे उसके ऊपर, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए। तो ढूंढा नहीं उसे? क्या ढूंढता सर, गांव में बेइज्जती और शर्म के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। और सच बताओ सर, मैं तंग आ गया था। मैंने भी उसे नहीं ढूंढा और ना ही उसने मुझे कांटेक्ट किया। सर, पूर्वी के घर पे मिले दूसरे फोन की डिटेल्स आ गई है। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि पृथ्वी का था, और उस नंबर से पृथ्वी ने सिर्फ पूर्वी को कॉल्स किए थे और किसी को नहीं, और ना ही पूर्वी के अलावा किसी और के कॉल्स उस नंबर पे आए थे। मतलब पृथ्वी ने पूर्वी से बात करने के लिए ये नंबर एक्सक्लूसिव रखा हुआ था, लेकिन क्यों? सर, ये नवाब के कॉल रिकॉर्ड्स है। इस बारे में शायद नवाब हमें कुछ बता सके। तू तो कह रहा था कि तू पूर्वी को जानता ही नहीं, लेकिन तेरे मोबाइल का लोकेशन बार बार पूर्वी के घर पे कैसे? सर वो पृथ्वी के साथ जाता था नवाब पे, वो मिलता था पूर्वी से। अरे सर, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर खुद को बचाने के लिए नहीं बताया, मैं बताता तो फंस जाता। अरे क्यों फंस जाता? बोल कितना है इसका? 1 लाख। 1 लाख? मैंने अम्मा जी से खरीदा था पूर्वी को, और जब सब पृथ्वी को ये बात पता चली तो पागल है क्या तुम? क्यों लेकर आया इसको? जेल जाना है क्या? वापस छोड़ कर, जहां से लेकर आया वापस छोड़ कर लेके जाओ। साहब मुझे नहीं जाना साहब, मेरा बाप मुझे फिर से बेच देगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बचाने दो। सर पूर्वी वापस नहीं जाना चाहती थी सर, और पता नहीं पृथ्वी को क्या हो गया था सर। उसने तो ना सिर्फ उसकी बात मान ली बल्कि उसे घर भी दे दिया था सर, रेंट पे रहने के लिए। इतनी बात थी ना कि पूर्वी के साथ अफेयर भी चल रहा था उसका। सर वो मेरे को नहीं पता सर, बस मुझे इतना पता है कि पृथ्वी ने मुझे मना किया था पूर्वी के बारे में किसी को भी बताने के लिए। गजानन अंकल को फिर भी पता चल गया। नवाब, तेरे चेहरे पर साफ लिखा है कि तू इसको जानता है। तेरा दोस्त मुझसे छिपा हुआ है, मिलेगा ना तो बोल देना उसे कि स्वस्तिका को धोखा देकर वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम्हें पता था वो शीमेल थी? क्या क्या बोल रहे हो सर आप? सर मुझे कैसे पता होगा सर? सर मुझे तो कुछ भी नहीं करने दिया पृथ्वी ने पूर्वी के साथ। और सर वो नहीं थी सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो शीमेल वगैरह कुछ भी नहीं थी वो। सर आप खुद सोचिए, अगर वो शीमेल होती तो पृथ्वी का अफेयर कैसे चलता उसके साथ? पृथ्वी स्ट्रेट था सर, बचपन से जानता हूं उसे मैं। नहीं थी सर, वो शीमेल नहीं थी। भानु मुझे जेल भेजने पर तुला हुआ था सर। 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तो ना तेरे खिलाफ मैं पुलिस में केस करूंगा, धोखेधड़ी का, जेल में जाएगा, समझा? अब इतने पैसे मैं कहां से लाता, इसलिए मैंने पूर्वी को बेचकर भानु को 5 लाख चुकाए। ये ले। कितने हैं? 5 लाख। लड़की अच्छी है तेरी, अच्छा है। और सबको बताया कि पूर्वी घर से भाग गई है, लेकिन जब पूर्वी की असलियत का पता उस कोठीवाली को लगा तब कपड़ा उतार, कपड़ा उतार, कपड़ा उतार। अम्मा जी ने उसके गुंडे भेजकर मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। उनके भी 4 लाख रुपए अटके हुए थे। भानु से जान छूटी थी और अम्मा जी पीछे पड़ गई थी। तो फिर क्या हुआ? मेरे पास एक ही रास्ता था, पूर्वी। अम्मा जी ने मुझे बताया था कि पूर्वी को किसी अमीर लड़के ने खरीदा है। किसी तरह से उसका एड्रेस निकालकर मैं पूर्वी तक पहुंच गया। इसको खरीद कर यहाँ लाया है तू?
ये बात अगर मैं पुलिस को बता दूंगा ना, जेल जाएगा तू। खरीदा उसने है तो बेचा किसने था? ठीक है, इनकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे इज्जत का क्या है? और तुम दोनों के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, उसका क्या? मैं तुम अंदर जाओ। देखिए, आपको अब गुंडे परेशान नहीं करेंगे, कि मेरा वादा है। तो आप निकलिए। सर, उस लड़के ने मेरे नुकसान के 4 लाख और 1 लाख ज्यादा दिया, क्योंकि मैं उस लड़के के बाप को परेशान न करूं, इसलिए मुझे मेरा पैसा मिल गया तो मैं किसी को क्यों परेशान करूं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रेकेट का केस लगाओ इनके ऊपर, और इनके अड्डे में जो लड़कियां फंसी होंगी उनके रेस्क्यू का इंतजाम करो। स्वास्तिका, नवाब और पृथ्वी के पेरेंट्स, सर सभी का यही कहना है कि पृथ्वी एकदम स्ट्रेट था, उसका पूर्वी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। ये सारी बातें फर्जी है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि वो पूर्वी को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन सर ये बात पृथ्वी अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपनी हाई क्लास सोसाइटी को कैसे समझाता कि वो पूर्वी जैसे फीमेल को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका उसके साथ कोई अफेयर नहीं था। पॉइंट है तृप्ति, इतने बड़े लोग हैं, अरबों खरबों का व्यापार है, इनके लिए इनकी इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नवाब ने कहा कि गजानन को पूर्वी के बारे में पता चल गया था और वो नाराज भी था। हो सकता है कि उसी ने मरवा दिया हो। सर पृथ्वी दादा पूर्वी को 1 साल से जानते थे, उससे प्यार भी करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पूर्वी उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। और दादा ये बात कभी समझे ही नहीं कि ऐसा क्यों। इसलिए एक बार वो मुझे पूर्वी से मिलवाने के लिए लेकर गए। पूर्वी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पूर्वी, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि भगवान ने मुझे शादी के लिए बनाया ही नहीं बन सकती मैं किसी की बीवी। लेकिन क्यों? पृथ्वी, अब 2 मिनट के लिए अंदर जाइए, मुझे हर्षिता से अकेले में कुछ बात करनी है। हर्षिता, फिर पूर्वी ने मुझे बताया कि वो दादा से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली पूर्वी कंप्लीटली लड़की थी ही नहीं, और ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि दादा ये सब किन चक्रों में पड़ गए। और गुस्से गुस्से में मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया। पापा ने दादा पर प्रेशर डाला और दादा की शादी स्वास्तिका से करवा दी। दादा शादी करके मुंबई तो वापस आ गए, तब उनको रियलाइज हुआ कि स्वास्तिका से शादी की लेकिन प्यार अभी भी पूर्वी से करते हैं। मैं ना स्वास्तिका को डिवोर्स दे दूंगा और मुझे पूर्वी से शादी करनी है। और जब पापा को इस बारे में पता चला तो पापा बौखला गए। पापा समझ गए थे कि दादा पूर्वी को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने मरवाया? सर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन भूषण काका और अथर्व दादा ने उन गुंडों को भेजा था पूर्वी के पास, उसको धमकाने की दादा को छोड़ दे। आज समझाने आए, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो समझाने के और तरीके अपनाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, समझ गई? और ये बात मैंने खुद पापा के मुंह से सुनी। तुम बाप बेटे नकारे निकम्मे हो, घंटे लेके तुम्हारे पीछे ना पड़ जाओ ना तो एक काम ढंग से नहीं करते तुम। अरे क्यों नहीं बताओ तो सुन। वो आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है तो चल के कुछ खा लीजिए। शायद ये गुंडों की धमकी वाली बात बताने के लिए ही पूर्वी पृथ्वी के पीछे गई होगी, क्योंकि जिस फोन से पृथ्वी पूर्वी के कांटेक्ट में रहता था वो फोन तो पूर्वी के घर पे छूट गया था। हो सकता है सर। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज तक तो आपने इस पे कुछ कहा नहीं, आज आप खुद चल के आई हैं ये बताने के लिए। सर क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। पहले पापा ने दादा के साथ गलत किया, पूर्वी से शादी नहीं करवाकर, और अब मेरे साथ कर रहे हैं। अथर्व दादा को पूरी प्रॉपर्टी का वारिस बना रहे हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरे पापा नहीं चाहते कि एक लड़की उनकी प्रॉपर्टी की वारिस बने। सब गजानन, भूषण और अथर्व के कॉल डिटेल्स के हिसाब से 11 तारीख को उनकी लोकेशन मुंबई में नहीं थी बल्कि पुणे में थी। तृप्ति, हो सकता है कि अपना फोन घर पे छोड़ के गया। सर हरिओम ने पृथ्वी के ऊपर हुए हमले का जो वीडियो बनाया था, फॉरेंसिक ने उस वीडियो का फ्रेम बाय फ्रेम डिसेक्शन करके दिया। सर ये देखिए, ये लास्ट फ्रेम में कार की एक झलक दिख रही है। मतलब ये गाड़ी वीडियो में आ पाती है उससे पहले ही हरिओम ने वीडियो कट कर दिया। क्या खास बात है इस गाड़ी में? ये सर आगे वाले सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज है। ये स्टिकर वाली कार आगे भी कैप्चर हुई है और ये नंबर प्लेट भी साफ साफ विजिबल है। किसकी है ये गाड़ी? मेरे पापा
गजानन काका से बड़े हैं, फिर भी जिंदगी भर उन्होंने गुलामी की गजानन काका की। कोई इज्जत नहीं थी उनकी काका के सामने। तुम बाप बेटी नकारे निकम्मे हो। पापा की तरफ मेरे नसीब में भी पृथ्वी की गुलामी लिखी थी, उसकी गालियां लिखी थी। आउट, निकलो यहां से। ऑफिस को फ्री की दारू पीने का अड्डा समझ रखा आप लोगों ने। और मैं ऐसे अपमान की जिंदगी नहीं जी सकता था, इसीलिए मैंने पृथ्वी को मारने का प्लान बनाया। उसके पीछे 3 स्टार बार गया, लेकिन वहां नवाब भी था उसके साथ। मुझे वहां मौका नहीं मिला तो मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया, और जब रास्ते में नवाब ने गाड़ी रोकी तब मुझे मौका मिला पृथ्वी को मारने का। पर मुझे लगा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उन लड़कों का पृथ्वी से झगड़ा हुआ तो उनसे बचने के लिए पृथ्वी वहां अकेले भागा, और तब मुझे मौका मिला और मैंने पहले से नशे में डूबे पृथ्वी को मार दिया। चाकू तो मैंने उसको मार दिया था, लेकिन पृथ्वी मरा नहीं। इससे पहले कि मैं उसे जान से मारता वहां पूर्वी आ गई और उसने मुझे पृथ्वी का खून करते हुए देख लिया था। सर, अगर पूर्वी जिंदा रहती तो मैं पकड़ा जाता, इसलिए मैंने पूर्वी का पीछा किया, उसके घर गया। अपनी लालच के चलते अपने भाई को मारा, पूर्वी को मारा। अब अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने सारे पापों का हिसाब जेल में बैठ के करता। पूर्वी जैसी भी थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया था। थोड़ी हिचक के बाद पृथ्वी को भी यह बात समझ में आ गई थी, मगर दोनों को उनके परिवार वालों ने तिरस्कृत कर दिया था। स्त्री या पुरुष जेंडर से अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग भी होते हैं जो सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते जिंदगी भर अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ कर रखते हैं, क्योंकि हमारा समाज सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। हमारे समाज को सुधरने की जरूरत है, और यह सुधार सरकारें नहीं ला सकती। यह सुधार मैं और आप ही ला सकते हैं, अपने घरों से शुरुआत करके। सबसे पहले खुद इस बात को समझकर और फिर अपने बच्चों को समझाकर कि अलग होना गलत होना नहीं होता है। मैं आशुतोष राणा अब विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत ही दुखद है कि नशा आज के युवाओं के लिए एक फैशन बन गया है। नशा आज के दौर की सबसे गंभीर समस्या है और बीते सालों में ड्रग्स की मांग और खपत में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। ड्रग्स आज बढ़ते अपराधों का भी कारण बन के सामने आ रहा है। जिस परिवार का एक भी सदस्य नशे के चंगुल में फंस जाता है, उस परिवार की पीड़ा किस चरम पर होती है, ये शायद हमने और आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। जो लोग इस ड्रग्स का जाल फैलाकर इसका गैर कानूनी बाजार कर रहे हैं, वो हमारे देश और समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जिंदगी की हताशाएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। हर मोड़ पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम सोचते हैं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ना जाने हम क्या क्या करते रहते हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआएं पत्थर को भी सोना बना सकती हैं। समझ लो कि इस तावीज में जादू है, और ये जादू तुम्हारे दिल पर ऐसा असर करेगा कि तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो। काश कि आपकी कहीं बातें सच हो जाए। पापा, पैसा कीजिए कि ऐसे 3 ताबीज मुझे और दे दीजिए। हाँ। मेरी जिंदगी में 3 लोग हैं, मैं उन्हें भी ये ताबीज पहनाना चाहती हूँ। मम्मा, ये क्यों बांध रहे हो? ये तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा बेटा। दीदी, आप ये किन अंधविश्वासों में पड़ गई हैं? मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ शाली, लेकिन दुआओं में भरोसा है मेरा। मैं तो तेरे और रोहन जी के लिए भी एक ताबीज लाई हूँ। दीदी, इन सब से कुछ नहीं होता है। वैसे भी ये सिर्फ अंधविश्वास की। अरे शालू, दीदी हमारे लिए कुछ प्यार से लेके आई है तो आशीर्वाद समझ के पहन लो ना, उसमें अर्ज क्या है? तुम दोनों की तो नई नई शादी हुई है, ये ताबीज तुम दोनों में प्यार बढ़ाएगा। हाँ गुरबंश, मैं निकल चुकी हूँ,
तुम्हें कितना टाइम लगेगा? कुछ और मंगा दूं तुम्हारे लिए? पेरू, तुम कह रहे थे तुम पढ़ना चाहते हो, है ना? हम तुम्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो आदमी गलत है, तुम गलत नहीं हो। उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? हम आपको बताए थे ना, हमको नहीं मालूम। हम उस आदमी से एक ही बार मिले थे। देखो, हमारे पास कुछ फोटोज हैं, कुछ वांटेड लोगों की। ये फोटो देख के बता सकते हो इनमें से अगर कोई है वो? देखो। ये तो बबलू है। 7 साल पहले एक ड्रग पेडलर हुआ करता था। 7 साल पहले मैंने इसे 2 किलो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। फिर एक कांस्टेबल की हेल्प लेकर ये कस्टडी से फरार हो गया था। लेकिन सर, बबलू को ढूंढ के भी हम किंग पिंग तक पहुंच पाए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ढूंढना तो होगा इस बबलू को। सॉरी सर, लेकिन इन 7 सालों में तो हम उसे ढूंढ नहीं पाए, और 7 सालों में उसका प्रमोशन हो गया, पेडलर से डिस्ट्रीब्यूटर। उसने पेरू को 7 किलो ड्रग दिया, और भी ना जाने कितने लोगों को कितना कितना दिया होगा। इस चेन को तोड़ने के लिए हमें इस बार कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। सोर्स तक पहुंचना होगा। लेकिन सर, सोर्स इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से आजकल इंडिया में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। सभी बॉर्डर एरियाज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स पर आने वाली हर शिपमेंट, हर कंटेनर पर बारीकी से नजर रखनी होगी। गॉट इट? सर। सर। संभाल के। और साहिल भाई, कैसे कट रही है आपकी? दोनों भी खुश तो है ना? उन्होंने जीना आराम कर रखा है मैडम। उन्होंने दोनों सुलग रही है। अब ऐसा क्या हो गया? अब ये ना पूछो कि ऐसा क्या हो गया। आज के टाइम में आदमी एक बीवी को खुश नहीं रख पाता, और मैंने 2 बीवियां रख के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके, आगे कॉर्नर पे रोक देना, कादम्बरी को पिक करना है। तुझे पता ही, ये साहिल भाई है ना, अपनी बीवियों की बातें कर करते। क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। चल मत बता, अब तू हमारे साथ आ रही है ना, तो पार्टी में एंजॉय करना है, ठीक है? मानव कहाँ? वो पार्टी में कितना मिलेगा? Cheers! यार क्या सूखी पार्टी है, गाना वाला बजा। हाँ, कबीर जरा म्यूजिक ऑन करना यार। अच्छा लग रहा है? कबीर कुछ खाने को भी लेके क्या हो गया कादम्बरी? बहुत अपसेट लग रही है कब से। नहीं, कुछ नहीं। देख कादम्बरी, हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। तू अपनी बहन से परेशान है, साहिल भाई अपनी बीवियों से परेशान है, और मैं मानव से परेशान। हाँ, परेशान तो मैं हूँ तुझसे। शादी का प्रॉमिस करती है और करती है नहीं, और गलत मैं हूँ। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए बाकी लोग कब आ रहे हैं? क्या हम 4 ही पार्टी करते रहेंगे? नहीं साहिल भाई, आ ही रहे हैं बाकी सब भी। मनोहर से 10 बजे ही आ रहे हैं, आप लोगों को तुरंत जाना होगा। अरे यार, अभी एकदम से कैसे निकल जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, अगर सेठ आ गए ना तो बहुत पंगा हो जाएगा। आप लोगों के पास 10 मिनट है यार। नहीं, आप चले जाओ। सुनो यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग एक काम करते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। वैसे भी जो लोग लेट आने वाले हैं उनको वही बुला लेंगे। क्या प्रॉब्लम आ गई है? अरे लाइट क्या हुआ? ये साला कमीना केयर टेकर हमें भगाने के लिए लाइट काट दी उसने। मैं अभी देखता हूँ। कौन है तेरे साथ? दीदी, कौन आया था यहाँ पे? क्या हुआ है? अच्छा, यहाँ से भगाया तूने उसको? पति ऑफिस चला जाता है तो तू अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? रोहन ने ये सब जहर भरा है ना आपके दिमाग में। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ शालू, गलत रोहन नहीं तू है। रोहन क्यों गलत लगेगा आपको? अगर इतना ही पसंद था तो रोहन से आप ही शादी कर लेती ना। बस शालू, अपना किया छुपाने के लिए तो इतना गंदा बोल रही है। गंदी मैं नहीं, गंदी आप हो दीदी।
आपका अफेयर चल रहा था ना रोहन के साथ, तभी आपने मेरी शादी रोहन से करा दी ताकि आप अपने प्यार के साथ रह सको और मैं अपने प्यार से दूर हो जाऊं। छी शायद मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोगली बहन, और आज के बाद मुझ पर हाथ मत उठाना, समझी? शाल सर स्टील गेट के पास बबलू इस सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। सर बाइक से उतर के वो उस डायरेक्शन में गया और फिर 13 मिनट के बाद वापस आया। जाते हुए इसके हाथ में बैग था, आते हुए नहीं। हो सकता है स्टील गेट पर जो डिलीवरी पेरू नहीं कर पाया, उसे डिलीवर करने ये खुद आया। पता चला ये स्टील गेट पर किससे मिला? सर पूछताछ जारी है, लेकिन ये बाइक इस मुकेश यादव के नाम पे रजिस्टर्ड है। घर तो यही है, लेकिन सर आसपास पता करें मुकेश के बारे में। नहीं, वो अलर्ट हो जाएगा। यही नजर रखो, और दोनों में से कोई भी दिखे तो उठा लो। ओके सर। आइए सर, मैंने ही कॉल किया था। ये मेरा फार्म हाउस, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। आज सुबह जब यहाँ पहुंचा तो 4 लोगों की लाशें मिली। मैंने तुरंत आपको कौन है ये लोग? सर मैं इन लोगों को नहीं जानता। अच्छा, आपके घर में 4 मर्डर हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि आप इनको जानते तक नहीं है? सर मैंने कहा ना आपसे, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, कभी कभी आता हूँ। मेरा केयर टेकर रहता है यहाँ, पता नहीं वो भी कहाँ गायब है सर। कौन केयर टेकर? कबीर नाम है उसका, यूपी का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से मैंने उसको यहाँ पर घर की देखभाल के लिए रखा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा वो अचानक कहाँ चला गया। और तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारे मर्डर्स आपके केयर टेकर ने किए? क्या बोलूं सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर कल से ना मुकेश यादव घर आया है, ना ही बबलू को वहां देखा गया है। लेकिन सर मुकेश यादव का नंबर मैंने पता किया है, उसका फोन अभी ऑफ आ रहा है। उसका सीडीआर निकलवाओ और उसका फोन सर्वेलेंस पे डलवा दो। ओके सर। सर कम इन मनीष। सर हम यहाँ बबलू को ढूंढ रहे हैं, और वहां उड़ीसा पोर्ट पर आज सुबह एक शिपमेंट सीज हुई जिसमें 1500 किलो ड्रग मिला। 1500 किलो? यस सर। किसकी शिपमेंट है ये? सर शिपमेंट एक एशियन कंट्री महमूद एक्सपोर्ट्स ने इंडिया को भेजी, दुर्गापुर के कुणाल ट्रेडर्स को। और ये दुर्गापुर की कुणाल ट्रेडर्स कंपनी किसके नाम पे है? आप हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? हमें सर ऐसा की होचे सर, ये हम पे अन्याय हो रहा है सर। सुदेव के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और आप हम पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं सर। वेस्टर्न एशियन कंट्री की महमूद एक्सपोर्ट के बारे में तो जानते होंगे आप। हाँ, वो कंपनी रॉ टेल्कम पाउडर मटेरियल प्रोड्यूस करती है और मैं उस कंपनी के जरिए रॉ टेल्कम पाउडर इंपोर्ट करता हूँ। रॉ टेल्कम पाउडर नहीं, ड्रग्स, और वो भी 1500 किलो। ड्रग्स? नहीं सर, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। मैंने 1500 केजी रॉ टेल्कम पाउडर मटेरियल ही मंगवाया था। मेरे पास ऑर्डर की कॉपीज है, और 3 महीने पहले भी 1000 केजी मंगाया मैंने उसी पोर्ट पे। व्हाट? हाँ, 3 महीने पहले भी ड्रग्स इंपोर्ट हुए थे इंडिया में? कब से चल रहा है धंधा? सर हमारा यकीन कीजिए, हम कोई गलत धंधा नहीं कर रहे। हमने पता लगाया है, तुम्हारे बेटे का नाम कुणाल है और उसी के नाम पर आपने ये कुणाल ट्रेडिंग कंपनी खोली थी। तुम्हारे साथ ही काम करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मंगवाई है ड्रग्स? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उसको तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है सर। 6 महीने से कहां गायब है? सर वो कनाडा में है। तो कनाडा में बैठ के करता है ये धंधा? नहीं सर, वो सिर्फ हमसे रूठ के कनाडा चला गया और वहां की एक लड़की से उसने शादी की और हम उस शादी के खिलाफ थे, बस सर। 6 महीने पहले जो 1000 किलो माल मंगवाया था वो कहाँ है? दिल्ली की अलीपुर की एक कंपनी है, तनेजा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और इस बार भी वो माल इन्हीं को जाने वाला था, उसी पोर्ट से। तो यानी कि इंपोर्टेड माल को रिसीव करने के लिए तुम्हारा भी एक आदमी रहता होगा पोर्ट पे? नहीं सर, तनेजा कंज्यूमर का मैनेजर राजेश पांडे, वो गया था पोर्ट पे माल लेने के लिए। अगर राजेश पांडे मैनेजर है तो तनेजा कंज्यूमर कंपनी का मालिक कौन है? उस कंपनी का मालिक है कुलजीत तनेजा। सर कम
सर, जिस फार्म हाउस में 4 लाशें मिली थी उसका केयर टेकर अपने नेटिव एड्रेस गोरखपुर में भी नहीं मिला, लेकिन उसके सीडीआर में एक मानव का नंबर है जो कि 4 विक्टिम में से एक है। और सर, इस मानव का फोन नंबर ज्योति नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। इस मानव की फैमिली से कांटेक्ट करो, शायद बाकी विक्टिम्स की पहचान भी पता चले। सर, और एक विक्टिम की पहचान हुई है। 2 दिन पहले महाविहार थाने में एक कादम्बरी नाम की औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। उसकी फोटो एक विक्टिम से मैच हो रही है सर। लेकिन सर, उसकी एक छोटी बहन शालू, उसकी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। शालू? वहां 2 फीमेल डेड बॉडीज मिली थी, कहीं ये दूसरी विक्टिम शालू तो नहीं सर, शालू की फोटो दूसरे विक्टिम से मैच नहीं हो रही है सर। ये देखिए, शालू और कादम्बरी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किसने करवाई थी? सर, शालू के प्रति रोहन गुप्ता ने। हाँ सर, ये कादम्बरी थी। सर, कैसे हो गया सर? कादम्बरी के साथ हमें 3 लाशें और मिली हैं। इन्हें जानते हो? सर, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मेरी बीवी कहाँ है सर? शालू का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर तुमने मायापुरी थाने में बताया था कि कादम्बरी और शालू एक साथ गायब हुए थे, और तुमने ये भी कहा था कि दोनों बहनों का झगड़ा हुआ था। हाँ सर, दरअसल शालू का किसी और आदमी के साथ अफेयर था, और यही बात कादम्बरी दी को भी बताई थी। कादम्बरी दी शालू को समझाने गई और उनमें आपस में झगड़ा हो गया। बाद में कादम्बरी दी ने मुझे फोन करके ये बात बताई भी थी सर। मुझे माफ कर दो रोहन, मैं जानती हूँ कि शालू ही गलत है, लेकिन मैं... दीदी आप प्लीज रो मत दीदी, प्लीज। हम लोग मिलते हैं ना, फिर बात करते हैं। उस रात को जब मैं वापस आया तो शालू घर पे नहीं थी सर, उसका नंबर भी नहीं लग रहा था, और कादम्बरी दी का तो उसके बाद पता ही नहीं चला, क्योंकि कादम्बरी की लाश मिली हमें 3 और लाशों के साथ, और तुम्हारी बीवी शालू गायब है। सर, मुझे सब में कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब लग रहा है सर। तुमने बताया था कि शालू का अफेयर चल रहा है किसी से, किससे अफेयर चल रहा है? सर, मैं जानता नहीं हूँ कौन है वो, लेकिन उसका नाम प्रवीण है, क्योंकि शालू के नंबर पे अक्सर प्रवीण नाम के लड़के का फोन आता था। प्रवीण? तो हाँ खान, बोलो। व्हाट? आसपास अच्छे से चेक करो। जय हिंद सर। सर, ये जगह फार्म हाउस से थोड़ी दूर है सर। पहले हमें लग रहा था कि कबीर उन सब में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ तो इसकी डेड बॉडी मिली और गाड़ी का नंबर प्लेट भी गायब। खान, तुम तो मानव के एड्रेस पे भी गए थे ना? हाँ सर। सर, मानव किराए के घर में अकेले रहता है। काफी पहले उसने वो घर भी छोड़ दिया, अब कहाँ है कुछ पता नहीं। बस इतना पता चला है कि वो मॉडलिंग करता था और मनोहर का वो बंगलो शूटिंग के लिए किराए पर भी दिया जाता है। मानव मॉडल था, और मायापुरी थाने की पुलिस ने बताया था कि कादम्बरी गारमेंट का बिजनेस करती थी। फिर ये बाकी 2 विक्टिम्स कौन है? और ये कादम्बरी की बहन शालू के गायब होने की कहानी भी मुझे अटपटी लग रही है। सर, 5 मर्डर हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन सारे मर्डर का मोटिव एक ही है, या फिर किलर सिर्फ किसी एक को मारना चाहता था और बाकी सब उसके शिकार बन गए। खान, इसके लिए हमें विक्टिम की जिंदगी में उतरना होगा। एक काम करो, पता करो ये शालू कहाँ गायब है, और इस गाड़ी के चेसिस नंबर से पता करो कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर मैंने क्या किया सर? तूने झूठ बोला है हमसे। 10 तारीख को तूने अपने बंगलों पे बुला के मैं वो लाशें दिखाई, जबकि 9 तारीख की रात को 12 बजे तक तेरा फोन बंगलों पे एक्टिव था, और अब अपने केयरटेकर को गायब कर कोई शक जता रहा है। सर, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो उनको जानता तक नहीं सर। झूठ मत बोल। तू अपना बंगलो किराए पे देता था शूटिंग के लिए, और उन 4 विक्टिम में से एक विक्टिम मानव, वो फिल्म लाइन से जुड़ा था। उसने पहले भी तेरा बंगलो किराए पे लिया था। शूटिंग, बंगले का बुकिंग, वो सब कबीर देखता था सर। मानव को मैं कभी नहीं मिला। देख, सच बोल दे वरना। सब बता दो। दरअसल उस रात मैं वहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था, और वहां जाके वो लाशें देखी। मेरी पत्नी को पता चल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती सर। मधु नाम है ना तेरी गर्लफ्रेंड का? अब उसके घर पे ताला लगा है, उसका फोन भी बंद है। उसको भी गायब किया ना तूने, ताकि तेरा सच सामने ना आ जाए? नहीं सर, मैं सच बता रहा हूं सर। वो दरअसल NRI है, यूरोप में रहती है। उस दिन वो आई थी और अगले दिन उसको जाना था। उसकी टिकट सब कुछ प्री प्लान थी सर। तू ऐसा नहीं मानेगा। तेरी प्लानिंग क्या थी ये तेरे अंदर से उगलवाना पड़ेगा। खान, जब तक ये सच ना बोले सब तो तेरा। इतने धर्म कर्म किए हमने, कोई भी जरूरतमंद हमारे घर से खाली हाथ नहीं लौटा।
दुआओं से मांगा हुआ बेटा भी घर छूट के चला गया। सुदीप और काकोली के चेहरे पर वही लाचारी थी जो पेरू जैसे टीनेजर बच्चों के चेहरे पर नजर आ रही थी। लेकिन वो गुनहगार और भी खतरनाक होता है जिसका असली चेहरा सामने नहीं आता। ड्रग्स के गैर कानूनी धंधे में ये वो सरगना होते हैं जो एक अदृश्य राक्षस की तरह अपराधों की ऐसी चैन, ऐसा जंजाल बुनते हैं जिसका भेदन करना आसान नहीं होता। देश की सीमाओं से लेकर हमारे राज्यों, शहरों और हमारे मोहल्ले पड़ोस तक ये लोग कैसे अपना नेटवर्क फैला लेते हैं। हम ड्रग्स कंज्यूम करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारियों के किस्से सुन के चौंकते रहते हैं, लेकिन ये ड्रग्स का धंधा किसकी शह पे अपने पांव पसारता है, इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता। ये केस भी चक्रवात की तरह उलझा हुआ था। वहीं दूसरी ओर 4 आम लोगों की हत्या का मामला सामने आया था जो कई चौंकाने वाले पहलुओं से जुड़ा हुआ था। धीरे से बहुत दर्द नहीं, रहने तो बहुत दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है। दादा, अम्मी का रो रो के बुरा हाल होगा और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हमें यकीन नहीं तुम्हारे अम्मी के बयान पे कुछ भी बके जा रही है नाजिया के खिलाफ। अब्बू, अबे क्या आपको मुझसे ज्यादा उस नाजिया पे भरोसा है? जब आपकी बेटी ने उस नाजिया के साथ दूसरा निकाह किया तो आपने क्या कहा था कि उसका हक है, और जब नाजिया ने मुझे गुंडों से पिटवाया, इस जायदाद से मेरा पत्ता साफ करना चाहा, तब भी आप उसकी पैरवी करेंगे? दादा, अब बस बहुत हुआ। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं कहा तो हम पुलिस के पास जाएंगे। फिर बाद में ये मत कहना कि घर की बात पुलिस खुदा के वास्ते चुप बैठोगे तुम? कुछ भी बके जा रहे हो। हम बात करेंगे नाजिया से। बेटी, अब्बू, अब्बू, ये क्या हालत है? सब इसने किया। ये कामिल ने मेरी आबरू, मैं इसकी छोटी अम्मी हूँ और इसने मेरे साथ। ये झूठ बोल रही है दादा। लेकिन ये तो कह रहा था कि तूने गुंडे भिजवाए थे इसकी अम्मी को पिटवाने के लिए। अब्बू ये झूठ बोल रही है, अपने बेटे की करतूत छुपाने के लिए नाटक कर रही है। मैं नाटक करूंगी? कर रही हो। कमीनी कहीं कि मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे का नाम मत। तुम दोनों का इलाज अब तुम्हारा शौहर ही करेगा। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमने पता लगा लिया है कि वेस्टर्न एशियन कंट्री की महमूद एक्सपोर्ट्स एक सस्पिशियस कंपनी है जो ड्रग्स में डील करती है, और दिल्ली की अलीपुर की तनेजा कंज्यूमर कंपनी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन सर मेरी कंपनी कुनाल ट्रेडर्स तो एग्जिस्ट करती है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी कंपनी उन क्रिमिनल्स को रेंट पे दे दी। मुझे तो पता भी नहीं कि एक मिनट, रेंट पे दे दी मतलब? 5 महीने पहले मुझे एक ईमेल आया सर। वो मेल कुलजीत तनेजा की मेल आईडी से आया था। उस कंपनी का मालिक, उसने मुझे लिखा कि वो एक कंट्री से रॉ टेल्कम पाउडर इंपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं था, इसलिए वो मेरी कंपनी से ये सारा माल इंपोर्ट करना चाहता था। क्या नाम बताया आपने कंपनी के ओनर को? कुलजीत तनेजा। हाँ सर, फोन पे बात करते करते उन्होंने मेरा पेमेंट प्रोसेस कर दिया। फिर मैंने उनकी गाइडेंस पे महमूद एक्सपोर्ट का ऑर्डर प्रोसेस कर दिया सर। तो 3 महीने पहले जब पहली शिपमेंट आई और राजेश उसको लेकर दिल्ली गया तो राजेश तो मिला होगा आपसे? नहीं सर, मेरी तनेजा और राजेश से सिर्फ फोन पे बात होती थी बस। फोन पे बात हुई? फोन अच्छा, फेक फोन, फेक आईडी, फेक कंपनी, इतना तो जानते होंगे आप। सर मुझे मालूम तो था कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जरूरतमंद था सर। मैं अपनी जरूरतों में फंस गया था। भले मेरी इस कंपनी में मेरी बीवी का नाम है, लेकिन उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अपनी से जाने दो साहब, और जो सजा देनी है मुझे दे दो। सर मनोहर की गर्लफ्रेंड मधु का फोन ऑन हुआ है। वो वाकई में यूरोप में, और वो कह रही है कि वो किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानती, और मनोहर कह रहा है कि मधु झूठ बोल रही है। और एक बात है सर, गाड़ी के चेसिस नंबर से पता चला है कि वो किसी कमर्शियल कैब का नंबर है, किसी इमाम शेख के नाम पर। ये देखिए। जी जनाब, ये गाड़ी हमारे नाम ही दर्ज है, लेकिन फिलहाल हमारा बेटा साहिल इसे चला रहा है। इस गाड़ी में हमें इस कबीर की लाश मिली है। ये अशोक बिहार के एक बंगले में केयरटेकर था। इसको तो जानते ही होंगे ना? लाश हमारे गाड़ी में? तो फिर हमारा बेटा कहाँ है? जिस बंगले में कबीर काम करता था
उस बंगले में 4 लाशें और मिली हमें। ये देखिए। साहिल! इमाम साहब उठिए उठिए, संभालिए अपने आप को, बैठिए। या अल्लाह, क्या कर डाल दिया। ये साहिल आपका बेटा है? इमाम साहब, साहिल की लाश मिली हमें 7 दिन पहले, और 7 दिन तक आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आपका बेटा कहां था। जनाब, हमारा बेटा अक्सर गाड़ी लेकर लंबे लंबे टूर पे बाहर जाया करता था। हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये बाकी 3 लोग जिनकी ये लाशें मिली हमें, ये साहिल के कौन लगते थे? हमें कोई इल्म नहीं है जनाब, शायद उसके कस्टमर होंगे। साहिल की किसी से दुश्मनी, कौन मार सकता है उसे? कुछ बता सकते हैं? काबिल का कहाँ है? काबिल! अरे मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं हाथ में। अरे अभी उस नाजिया पे भरोसा कर रहे, मुझ पर नहीं। अरे सुनिए मेरी बात। क्या क्या उस क्या कमीने ने नाजिया के आबरू पे हाथ डाला है और उसको छोड़ूंगा नहीं। नाजिया उसकी छोटी अम्मी है और वो कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसको जिंदा दफन कर दूंगा मैं। अगर मेरे बेटे को कभी हाथ भी लगाया ना तो जिंदा दफन कर दूंगी तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से और जाके अपनी नाजिया के पल्लू से बंधो। निकलो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं इसको। चल, और कभी आना नहीं तो मार दूंगी। कामिल, कैसा है बेटा तू? कहाँ है? तू ठीक है ना? सर, फॉरेन मिनिस्ट्री सुदीप और काकोली के बेटे कुणाल की एक्टिविटीज को कनाडा में मॉनिटर कर रही है, लेकिन सर उसका ड्रग डील से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ड्रग्स की तस्करी करने वाले आए दिन ऐसे चौंकाने वाले तरीके इजाद करते रहते हैं। एयर ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, रोड ट्रैवल, हर रूट पे इनकी पकड़ होती है। ये 90% माल इसी तरह से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इस बार हमें सिर्फ माल नहीं ढूंढना है, बल्कि इस चेन को फैलाने वाले किंग पिन को भी तो पहुंचना है। तो मुकेश और बबलू की तलाश तेज कर दो, और जितने भी पेडलर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले 3 महीने में पकड़े गए हैं, उनसे नए सिरे से पूछताछ करो। सर, इन सबको बहुत ब्रूटली मारा गया है। किसी की बॉडी पे 9 स्टैबिंग मार्क्स है, किसी की बॉडी पे 11, किसी की बॉडी पे 15, और साहिल की बॉडी पे तो सर 19 स्टैबिंग मार्क्स है। और इस लड़की की पहचान भी अभी तक पता नहीं चली हमें। सर, इस लड़की की बॉडी पे एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करने वाली है। इसके पेट में कई सर्जरी के निशान हैं। ऐसा लगता है इसका 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है। डिलीवरी वाला ऑपरेशन? नहीं सर, डिलीवरी वाला नहीं। इसने कभी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसे कोई बीमारी हो, ट्यूमर हो, एनीथिंग। इसे ऑपरेशन करके निकाल लिया गया। अच्छा, ये सर। हाँ हाँ बोलो सर। मानव के सीडीआर में गुरुवंश का नंबर मिला है। जिस चौथे विक्टिम की पहचान नहीं हो पाई थी, अब उसकी पहचान हो गई है। सर, इसका फोन पंजाब के पटियाला के एड्रेस पर रजिस्टर है। तुरंत पटियाला जाओ। और ये शालू के बारे में कोई लीड? नहीं सर, लेकिन शालू के सीडीआर में जो फेक आईडी का नंबर मिला था, वो नंबर मैंने उसके पति रोहन को दिखाया, तो उसका कहना है कि वो नंबर शालू के मोबाइल में प्रवीण के नाम से फीड था। मतलब वो भी इस बात को मान रहा है कि शालू का अफेयर किसी प्रवीण नाम के लड़के से चल रहा था? लेकिन सर, प्रवीण को शालू के साथ किसी ने देखा नहीं। हो सकता है कि रोहन हमें अभी भी घुमा रहा होता। और इसमें ना टिफिन रख दिया है मैंने, अरे यहाँ से खा लेना, ठीक है? हाँ, गुरबंश सोडी अपने माँ के साथ यहाँ रहती थी। 2 साल पहले उसकी माँ गुजर गई, उसके बाद गुरबंश यहाँ नहीं आई। गुरुवंश कहाँ होगी, कोई अंदाजा है? वो तो कनाडा चली गई। एक एनआरआई लड़के के साथ शादी की थी उसने। कौन एनआरआई? वो तो मालूम नहीं सर। सर। यस कला। सर, सुदीप ने जो कुलजीत और राजेश के फेक आईडी और नंबर्स दिए थे, उसमें से राजेश की आईडी के सीडीआर मैंने चेक किए हैं। सर, उसमें बाकी आईडीज तो फेक हैं, लेकिन एक नंबर मिला है शालू गुप्ता का। शालू गुप्ता? यस सर। सर, उसे रायपुर पुलिस भी ढूंढ रही है। सुदीप के शिपमेंट पकड़े जाने के 10 दिन बाद 5 मर्डर हुए थे सर। सर, उसमें से एक थी कादम्बरी। कादम्बरी शालू गुप्ता की सिस्टर है, और सर शालू इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। ये फेक आईडी का नंबर तो हमने शालू के सीडीआर में भी नोटिस किया था। शालू के पति ने हमें बताया था कि शालू के फोन में ये नंबर प्रवीण नाम से फीड था। और राजेश की तरह ये नाम भी फेक होगा। और अब ये फोन एक ऐसा क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहा है जो हजारों किलो ड्रग्स की तस्करी में इन्वॉल्व है। क्या शालू का ऐसा कोई कनेक्शन मिला? नहीं, वो तो अपनी बहन कादम्बरी की गारमेंट शॉप में पार्टनर थी जिसका मर्डर हुआ था। और ऐसे 4 मर्डर्स और हुए। शालू के अलावा कोई और सस्पेक्ट? हमारा सस्पेक्ट उस बंगलों का मालिक मनोहर भी है, और शालू के पति रोहन पे भी हमारा शक है।
लेकिन रिसेंटली हमें यह पता चला है कि साहिल का बेटा कामिल भी गायब है, जो उसकी पहली पत्नी आसमा से था। साहिल के फादर ने हमें आसमा के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसकी दूसरी पत्नी नाजिया के बारे में ही बताया था। हमने नाजिया से इंक्वायरी की तो उसने बताया कि कामिल ने उसका रेप किया था, और आसमा का कहना है कि नाजिया के आरोप झूठे हैं। लेकिन ये कामिल अभी भी गायब है, और उसकी अम्मी, नाजिया और इमाम, ये सब लोग हमारी रडार पे हैं। पर ड्रग से जुड़ा हुआ कुछ भी अभी तक इस केस में पता नहीं चला है। कबीर को छोड़ के बाकी लोगों के सीडीआर में एक दूसरे के नंबर हैं। ये सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। इतना पता चला है कि गुरवंश और मानव लिव इन पार्टनर थे, लेकिन गुरवंश के नेबर्स ने बताया कि गुरवंश की शादी एक एनआरआई लड़के से हुई थी। और एक खास बात, ये साहिल एक कैब ड्राइवर था, लेकिन इसके पास एक और कैब थी जिसे इसका बेटा कामिल चलाता था। और कामिल अब एक कैब के साथ गायब है। अगर आपको कामिल या शालू किसी के बारे में कोई भी लीड मिले तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम शालू के पति रोहन से मिलना चाहते हैं। सर देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी बीवी शालू का परवीन से अफेयर था, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ ड्रग से लेना देना था सर। फिर भी उस क्रिमिनल से उसकी बातें तो होती थी। उस परवीन या वो जो भी है उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो अभी बता दो। सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सुदीप द्वारा लिए गए 2 नाम राजेश और कुलदीप अभी भी एनडीसी के लिए रहस्य बने हुए थे, और अब शालू के पति ने किसी प्रवीण का नाम ले लिया था। लेकिन ये कौन थे, कहां थे, इसका कोई सुराग नहीं था। लेकिन जल्दी ही एनडीसी ने ड्रग डीलर बबलू और उसके दोस्त मुकेश को पकड़ लिया था। लेकिन वो भी इस धंधे की बहुत छोटी मछली थे, जिन्हें अपने ऊपर वालों का अता पता नहीं था। सुदीप के पकड़े जाने के बाद एनडीसी उसके जैसे कई इंपोर्टर्स की डिटेल निकाल रही थी, और ये 1000 किलो से लेकर 1500 किलो तक ड्रग का आंकड़ा कई गुना बढ़ने वाला था। वहीं कादम्बरी, साहिल, गुरवंश और मानव की हत्या का राज और भी गहराता जा रहा था। सर, रायपुर पुलिस ने बताया था कि गुरबंश की शादी एक एनआरआई लड़के से हुई। मैंने पासपोर्ट विभाग जाकर उसके पासपोर्ट की डिटेल ली, लेकिन उसके पति के बारे में कुछ मालूम नहीं चला। हाँ, पिछले 2 सालों में गुरबंश को 21 कंट्रीज का ट्रैवल वीजा मिला। 2 साल में वो 21 कंट्रीज में गई। गुरबंश के पोस्टमार्टम से पता चला था कि उसकी बॉडी पर 2-3 ऑपरेशंस के निशान थे, लेकिन उसकी किसी बीमारी के बारे में पता नहीं चला था। सर, आपको लगता है कि गुरबंश ड्रग कैरियर हो सकता है। ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर ऐसे कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। सर, अगर गुरबंश ह्यूमन कैरियर थी तो फिर इसमें शालू का क्या रोल होगा, क्योंकि वो उस क्रिमिनल के टच में है जो ड्रग्स दिल्ली लेके जाता है पोर्ट से। हो सकता है सब के सब ड्रग्स के धंधे से जुड़े हों, और ये जो मर्डर है ये हो सकता है किसी पर्सनल ग्रज की वजह से हुआ हो। कादम्बरी, कबीर, साहिल, शालू, इन सब के पिछले 1 साल की ट्रैवल की हिस्ट्री निकालो। सर, जैसे इंस्पेक्टर, कामिल को एमपी बॉर्डर पे पकड़ा हमने। उसके कैब के टायर में काफी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं। मानव के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन है, वो काफी सेलिब्रिटीज के टच में था। हमारी खबरी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करता था। सर, मैं गायब जरूर हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि गाड़ी के टायर्स में ड्रग्स थे। तेरे बाप को तूने मारा ना, बाकी सबको भी, और तेरी छोटी माँ का रेप भी तूने। नहीं सर, ना मैंने किसी का रेप किया और ना ही किसी को मारा है। और सर, वो ड्रग्स के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, हमने साहिल, कादम्बरी और शालू की ट्रैवल हिस्ट्री चेक की है। पिछले 7 महीने में साहिल ने कम से कम 1 लाख किलोमीटर का ट्रैवल किया है, वो भी अपनी कैब से इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में। इसका मतलब कैब सर्विस के नाम पर वो भी एक ड्रग कैरियर है। सर, शालू की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, लेकिन कादम्बरी पिछले 2 साल में कम से कम 200 बार दिल्ली गई है, यानी वो हर हफ्ते दिल्ली जाती थी। हाँ सर, कादम्बरी दी अक्सर दिल्ली जाया करती थी। सर, अब किस काम से जाती थी वो तो नहीं पता है, लेकिन सर वहाँ कोई फकीर बाबा है जिन्हें वो बहुत मानती थी। कौन फकीर बाबा? कहाँ रहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दिल्ली में कोई तुकमान गेट के पास कोई रहमान गली जहाँ वो रहते थे। सर, वहाँ से वो ताबीज़ लाती थी, और इनफैक्ट वो ताबीज़ तो उन्होंने हमें भी दिया था। ये देखिए, ये ताबीज़ हम देख सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? जी सर, श्योर। थैंक यू। साहब, मानता हूँ साहब, मानता हूँ मैं छोटा मोटा ड्रग पैडलर हूँ साहब। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। वो कादम्बरी दरगाह पर आती थी साहब, और साहब सबसे पहले मैंने उसे ताबीज़ दी थी। फिर पता नहीं कैसे कहाँ से उसका कुछ फायदा हो गया तो मुझ पर भरोसा करने लगी, और सब पैसों के लिए ना वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। और फिर मैंने
उसे एक ऑफर दे दिया साहब। कैसा ऑफर? वो जहाँ से मैं ड्रग्स खरीदता था ना साहब, तो उसके मालिक को ना ड्रग्स को यहाँ से वहाँ करने के लिए आदमी लगते रहते थे। मैंने कादम्बरी को उनसे मिला दिया और कादम्बरी की वहाँ पर अच्छी सेटिंग हो गई साहब। कौन है वो आदमी जो कादम्बरी को माल देता था? वो सब लोग उसको भाईजान भाईजान कहते हैं साहब। बाकी न तो मुझे उसका नाम पता है और ना ही ठिकाना साहब। सर सुदीप के पकड़े जाने के बाद हमने काफी सारे इंपोर्टर्स की लिस्टिंग की थी सर। उसमें से 4 ऐसे हैं जिनका शिपमेंट सुदीप के शिपमेंट के बाद इंडिया आने वाला था सर, लेकिन उन लोगों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो इन चारों के बिजनेस और इनकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करो। ओके सर। देखो, शिपमेंट मैंने तुम्हारे कहने पे कैंसिल की। मैं अब अपना और नुकसान नहीं कर सकता। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, तो अपना पैसा ले और मेरा माल मुझे दे। ठीक है सर। क्या कला? सर इन 4 इंपोर्टर्स में से एक है जयदेव सैनी सर। इसकी एक्टिविटीज काफी सस्पिशियस है सर। 2 साल पहले इसकी कबाड़ी की दुकान थी, फिर उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिया अचानक से, और जब जेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मालिक बन गया। थैंक यू, तुम्हारा माल निकल रहा है। पकड़ पकड़ मनीष, पकड़ मनीष, पकड़ इसको। माल जहां जा रहा था वहीं चल। समझदारी दिखाई तो खोपड़ी खोल दूंगा। लेके चलो उसको। हाँ, मैं एक कादम्बरी को इस धंधे में लेके आया था। साहिल उसके लिए माल इधर से उधर पहुंचाता था और वो गुरुवंश उसकी गारमेंट शॉप में सूट सप्लाई करने का काम करती थी। उसको विदेश घूमना बहुत पसंद था, इसलिए एक फेक एनआरआई के साथ फंसकर धोखा खा गई। लेकिन मैंने उसे एयर ट्रैवल का कैरियर बना दिया। वो भी मेरी मुरीद थी और कादम्बरी की बहन शालू भी। मतलब प्रवीण भी तू ही है और राजेश भी तू ही है। सुदीप को तूने ट्रैप किया? नहीं, वो तो बड़े भाई का काम था। बड़ा भाई कौन? कुलजीत। कुलजीत, दलजीत, बहुत नाम है उनके, लेकिन असली नाम क्या है वो मुझे भी नहीं पता। सब याद आ जाएगा, सब बोलेगा तू। पहले ये बोल, शालू कहाँ है? मार दिया मैंने उसे। वो क्या है ना, कादम्बरी के साथ काम करते हुए भाग गई थी। वो भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए मैं उसके साथ मजे करने लग गया। जब कादम्बरी को पता चला कि शादी के बाद भी मैं शालू को घुमा रहा हूं, तो उसने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। कहा था ना तुझे कि धंधा अपनी जगह, रिश्ता अपनी जगह। मेरी बहन से दूर है, तू समझा? बस उसका थप्पड़ चुभ गया मुझको। और वैसे भी सुदीप के शिपमेंट के पकड़े जाने के बाद मैं हर उस इंसान को अपने रास्ते से हटाना चाहता था जो मुझे जानता था। इसलिए मैंने एक बड़ी डील का ऑफर दिया सबको और मिलने बुलाया। उनको बोला कि जो भी पुराना माल उनके पास है सब ले आए, और अपना आदमी भिजवा के उनको मरवा डाला। उनके पास मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ना चाहता था जिससे मेरे लिए मुसीबत पैदा हो। अब ये बता, तेरा बड़ा भाई कुलजीत कहाँ है? आप उस तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, और ये धंधा दशकों तक जैसा चलता आ रहा है आगे भी वैसा ही चलता आएगा। गलत फहमी में तू, जैसे तुझे पकड़ा ना वैसे कुलजीत जैसी बड़ी मछली को भी पकड़ लेंगे हम, समझा? फैशन और पार्टियों के नाम पे जिस तरह नशा आज हमारे समाज में घुस के हमें खोखला बना रहा है, ये सब हम सबके लिए एक चेतावनी है। इस पे रोक लगाने के लिए हम भले ही बहुत कड़े कानून बना लें, लेकिन सिर्फ कानूनों से इन्हें नहीं रोका जा सकता। इसकी रोकथाम के लिए हमें गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त, तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इस केस के माध्यम से हम आपको एक ऐसे खतरे से अवगत कराना चाहते हैं जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला बना रहा है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।